अचानक से आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई घटना घट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए आपके ऊपर, आपके किसी अपनों के ऊपर, रिश्तेदार के ऊपर कोई हमला हो जाए, अटैक हो जाए और उनकी मौत हो जाए या किसी की मौत हो जाए। यह ऐसी घटना होती है जिसमें मरने वाले को शायद कुछ समय पहले ये अंदाजा नहीं होता है कि वो मरने वाला है। अचानक उसके सामने परिस्थितियां बनती हैं, वो जद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है और फिर हार जाता है तो शायद मर जाता है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, कोई डकैत उसे, कोई लुटेरे उसे मार दें, कोई विवाद में वो मर जाए, सीमा पर सेना में जवान हमारे अचानक से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो जाएं, एक्सीडेंट में अचानक से अच्छा खासा सफर कर रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाए और आप हॉस्पिटल जाते जाते मर जाएं या फिर ऑन द स्पॉट मर जाएं। यह एक बार एक अलग तरह की घटना है। लेकिन यदि आपको पता हो, कुछ दिन पहले पता हो कि आप मरने वाले हैं, फला दिन को, फला तारीख को आपकी मौत हो जाएगी, आपको फांसी चढ़ा दिया जाएगा, तो क्या होगा? कैसी बीतेगी वो रातें, वो दिन कैसे गुजरेंगे? नमस्कार, अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक खबर जो सुनील कुमार जी की रिपोर्ट है, सन 1978 में प्रकाशित हुई थी। देशबंधु एक रायपुर एक जगह है, वहाँ के अखबार में 40 साल हो गए, लेकिन आज उस खबर को पढ़ के ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, साझा करना चाहिए। एक व्यक्ति के फांसी की दास्तान, आंखों देखा हाल। सुनील कुमार जी जो कि पत्रकार हैं, मात्र 20 साल के थे वो, तब उन्होंने वो फांसी अपने आंखों से देखी थी। सिर्फ फांसी नहीं देखी थी, बल्कि कई दिनों तक उस कैदी से 2-3 दिनों तक लगातार मिलते रहे, रिपोर्ट तैयार करते रहे, उसकी स्थितियां जानते रहे। कितना दर्द है इसमें, लेकिन आप लोगों को बताना चाहिए और मुझे आप लोगों को सुनाना भी चाहिए। वो कहते हैं कि किसी शख्स की फांसी का आंखों देखा हाल रिपोर्ट करने वाला मैं भारत का इकलौता पत्रकार हूं। कैसे उसे फांसी के फंदे तक ले जाया गया, उसकी आखिरी इच्छा क्या थी, फांसी के बाद भी उसका दिल कैसे धड़क रहा था, सब कुछ मैंने बहुत करीब से देखा। आज 44 साल हो गए, लेकिन सब कुछ जस का तस मेरी आंखों में रचा बसा है। जब भी उसे याद करता हूं मन सिहर जाता है, आंखें भीग जाती हैं। सुनील कहते हैं कि बात उन दिनों की है जब मैं रायपुर के साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पहले ही साल फेल हो गया। टीचर ने कहा कि साइंस तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लो। मेरा मन खींच गया, मैंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। एक अखबार में जान पहचान थी, वहां गया तो मुझे काम मिल गया। धीरे धीरे मैं अपने काम में रम गया। काम का ऐसा नशा हुआ कि घंटों अखबारों को लेकर माथापच्ची करता रहता था। होली दिवाली कभी छुट्टी नहीं लेता था। किसी से बात भी होती तो सिर्फ खबरों की ही होती, अन्यथा कुछ भी नहीं। खबरों के सिलसिले में जेल आना जाना होता था। जेल के कुछ अधिकारियों से जान पहचान हो गई थी। एक दिन मुझे पता चला कि जेल में बैजू नाम के एक शख्स का फांसी होने वाला है। उसे कुछ दिन बाद ही फांसी दी जाने वाली है। उसका माफीनामा हर जगह से खारिज हो चुका है। एक पत्रकार के नाते मेरे जेहन में बात आई कि मैं फांसी का आंखों देखा हाल रिपोर्ट करूंगा। जेल के अधिकारी ने बताया कि किसी को फांसी देखने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन सुनील कुमार कहते हैं कि मेरे मन में तो यह बात बस गई थी कि फांसी देखने देते हुए रिपोर्ट करनी है।
फौरन मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से बात की। उन्होंने बताया कि इसकी इजाज़त देना उनके हाथ में नहीं है। अगर जेल मंत्री आपको परमिशन दे दें तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा सुपरिटेंडेंट ने कह दिया। उस वक्त प्रदेश के जेल मंत्री पवन दीवान थे। सुनील कुमार कहते हैं कि मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और बैजू की फांसी का आंखों देखा हाल लिखने के लिए उस दिन वहां मौजूद रहने की इजाज़त मांग ली। इसको लेकर मैंने अपना तर्क भी दिया था। जेल मंत्री राजी हो गए थे और उन्होंने मुझे फांसी की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी थी। बात 22 अक्टूबर 1978 की है। रात 2 बजे का वक्त था। मैं अपने अखबार के कार्यालय से बाहर निकला। रायपुर जिला अस्पताल के सामने चाय की स्टॉल खुली हुई थी और खुली रहती है 24 घंटे। वहां पर जाकर बैठ गया, चाय और 2 ब्रेड खाया और अपनी साइकिल लेकर निकल गया। करीब 10 मिनट बाद रायपुर सेंट्रल जेल पहुंच गया। गेट पर खड़े संतरी ने मुझे अजीब निगाहों से देखा कि इतनी सुबह ये लड़का यहां क्या करने आया है। तब मेरी उम्र महज 20 साल थी। वह कुछ कहता इससे पहले ही मैंने एक चिट्ठी उसे थमा दी। ये चिट्ठी तब के जेल मंत्री पवन दीवान की थी। संतरी ने चिट्ठी देखी और ले जाकर जेल सुपरिटेंडेंट को दे दिया। कुछ देर बाद मुझे जेल के अंदर बुला लिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट ने चिट्ठी दूसरे अधिकारियों को भी दिखाई और बताया कि जेल मंत्री ने इन्हें बैजू की फांसी देखने की व उससे बात करने की इजाजत दी है। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे सभी अधिकारियों से भी मिलवाया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। मैं जेल कोठरी पहुंचा। बैजू चुपचाप बैठा था। वह बहुत निराश था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह भी मुझे काफी देर तक देखता रहा। इसके बाद मैं वहां से वापस घर लौट आया। 22 अक्टूबर 1978। अगले दिन मैं फिर जेल पहुंचा। बैजू की कोठरी के पास गया, उसे अपना परिचय दिया। बैजू से बहुत सारी बातें हुई। बैजू ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की थी, ऐसा उसके ऊपर आरोप था। दरअसल कहानी कुछ यूं थी कि सरगुजा में एक फैमिली में बच्चा नहीं हो रहा था। बैजू ने अपने तंत्र मंत्र के जरिए औलाद पैदा करने का दावा किया, ऐसा आरोप था उस पर। कई दिनों तक वह उस परिवार के साथ रहा। एक दिन आधी रात को उसने बारी बारी से उस परिवार के एक एक सदस्य को बुलाया और झाड़ फूंक करने के बहाने हत्या करके लाश नाले में बहा दिया। उसके बाद परिवार के गहने, साइकिल और ट्रांजिस्टर चोरी करके वहां से भाग गया। बैजू 104 एकड़ जमीन का मालिक था लीगल तौर पे, और उसके पास 400 गायें और बैल थे। 400 और 100 यानी 104 एकड़ खेती थी उसके पास। सुनील कुमार कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि गहने और ट्रांजिस्टर के लिए वह 4 लोगों की हत्या कैसे कर सकता है, जो ऑलरेडी इतना धनाढ्य था। वह आखिरी दिन तब मुझसे कहता रहा कि उसकी पत्नी का किसी से प्रेम था। बैजू आखिरी दिनों में सुनील कुमार से कहता था कि उसकी पत्नी का किसी से प्रेम था। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन लोगों की हत्या की और उसे फंसा दिया। बात 44 साल पहले की है। उसके 4 बच्चे थे, छोटे छोटे, जिन्हें कंधों पर बिठाकर वह अपनी गायों को चराता था। वह अपनी पत्नी के ऊपर इस तरह के अपने अंतिम दिनों में आरोप लगाता है, या शुरुआत से इन बातों को रखता है, लेकिन साक्ष्य कानून को नहीं मिलते हैं और उसके नाम ये फांसी दर्ज हो जाती है। वह रोज जोर जोर से कहता था कि कोई उसकी जमीन और उसके पशु सब ले ले, लेकिन उसके लिए कोई बढ़िया वकील कर दे यार।
उसने मुझे बताया, सुनील कहते हैं, कि वह चाहता था कि इलाहाबाद के मशहूर वकील एएन मुल्ला या रायपुर के अधिवक्ता रिजवी उसका केस लड़े। उसे शायद ये पता नहीं था कि राष्ट्रपति से उसकी अपील खारिज हो चुकी है, अब उसे कोई बचा नहीं सकता। बैजू के 4 बच्चे थे। वह बार बार सुनील कुमार से कहता था कि मुझे मेरे बच्चों से एक बार बस मिलवा दो। मैं 3 दिनों तक लगातार बैजू के पास जाता रहा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब उसने मुझसे बच्चों से मिलने की बात न की हो। उसे लगता था कि मैं उसे जरूर उसके बच्चों से मिलवा दूंगा, पर अफसोस, सुनील कहते हैं, अपना अपराध बोध स्वीकार करते हैं कि मैं तब स्वार्थी था। शायद मुझे उसकी इस बात पर खास ध्यान नहीं था। मैं तो बस अपनी स्टोरी के लिए वहां जा रहा था। औलाद के लिए इतनी तड़प और कसक मैंने कभी नहीं देखी थी। कभी कभी मैं उसकी मदद के लिए सोचता भी था तो खुद को लाचार पाता था। तब मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी और ना ही कोई खास जान पहचान कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं। खैर, वो दिन भी आ गया जब उसे फांसी दी जानी थी। 25 अक्टूबर 1978 की रात। अल सुबह 3 बजे का वक्त था। बहुत हलचल थी बैजू की कोठरी में। पंडित बार बार उसे राम नाम लेने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वह राम का नाम नहीं ले रहा था। शायद उसका भगवान पर से भरोसा उठ चुका था, लेकिन पंडित अपनी जिद पर अड़े थे। उसकी कोठरी में जेल अधिकारियों का आना जाना लगा था। डॉक्टर बार बार उसके दिल की धड़कन चेक कर रहे थे। मैं यह सब देख रहा था। मुझे माहौल भारी सा लग रहा था। मन में मलाल भी कि बैजू को उसके बच्चों से नहीं मिलवा सका। खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने कोशिश भी नहीं की। आसपास की जेल कोठरियों में जो कैदी थे वह भी सहमे हुए थे। मौत की आहट होती ही ऐसी है, ऐसी आहट जो उस दिन ही सुनील कुमार को पता चली। बैजू तो पूरी रात जागा ही था। जेल के बाकी अगल बगल के कैदी भी रात भर सो नहीं सके। अधिकारी भी पूरी रात सो नहीं पाए। उधर पंडित ने जबरदस्ती बैजू के हाथ में तुलसी का पत्ता और गंगा जल रख दिया, लेकिन वह बार बार हाथ झटक देता था। कहता था कि अब इन सब चीजों की क्या जरूरत है। खैर, बहुत मनाने के बाद बैजू ने गंगा जल पिया। उसे नहाने के लिए बोला गया, लेकिन उसने मना कर दिया। जेल अधिकारियों की जिद के बाद जैसे तैसे वो ड्रेस बदलने के लिए तैयार हो गया। उसे नई चड्ढी और बनियान दी गई। इसके बाद उसका मुंह काले कपड़े से ढक दिया गया। अब बैजू को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके हाथ बांध दिए गए और हल्के कदमों से उसे फांसी के फंदे तक ले जाया जाने लगा। फांसी के फंदे पर जाने से ठीक पहले उसने कहा, साहब, एक बार मेरे बच्चन से मिलवा देते। मरना तो है ही है, मिल ले तो फिर निश्चिंत हो जाए। इस पर एक अधिकारी ने कहा कि उस दिन जब तुमसे पूछा तो तुमने बच्चों का कोई नहीं पता बताया। बैजू बोला कि आपने तो रिश्तेदार की बात पूछी थी साहब, मुझे रिश्तेदारों से क्या लेना देना, इसलिए मना कर दिया। बैजू ने अब की बार घुटनों तक झुककर हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपने बच्चों से मिलना है साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। कंधे पर रखकर गाय चराता था। अधिकारी बोला कि अब राम का नाम लो और तैयारी करो। तुमने जमीन अपने बच्चों के नाम कर दी है, वह उन्हें मिल जाएगी। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, इनके सामने बोल दो कि जमीन तुम्हारे बच्चों को दे दी जाए। बैजू बोला, अब साहब हम ही नहीं रहेंगे तो क्या बच्चे और क्या जमीन।
एक बार दिखला दो बच्चों को सरकार, एक बार अपनी आंखों से देख लें उन्हें। आगे आगे टार्च मसाल वाले थे। मैंने फांसी का फंदा देखा। बैजू को जेल के ही अंदर एक मैदान में ले जाया गया जहां चबूतरा बना था। मैं ठीक बैजू के सामने खड़ा था। उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया। सुपरिटेंडेंट ने घड़ी देखी। डॉक्टर ने एक बार फिर से बैजू की धड़कन चेक की। सुपरिटेंडेंट ने इशारा किया और इधर जल्लाद ने लीवर खींच दिया। सब सुन्न हो गए। हक की आवाज आई। चबूतरे पर बना लोहे का ढक्कन हटा और बैजू अंदर की ओर फंदे पर झूल गया। वो चबूतरे के इतना अंदर चला गया कि उसका सिर भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि वो रस्सी से झूल रहा है। डॉक्टर ने उसकी धड़कन चेक की, फिर कहा कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। इधर मेरा दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो कहते हैं ना, हैंग टिल डेथ। मैं इसे पहली बार सामने से देख रहा था। बार बार उसकी धड़कन चेक की जा रही थी। करीब 20 मिनट तक उसे उसी अवस्था में रखा गया। इसके बाद मुझसे बोला गया कि यहाँ से चले जाइए। मैं वहाँ से चला गया। हालांकि मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। बार बार बैजू की बात याद आ रही थी कि कैसे वह अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा था। अब सुबह के 7 बज चुके थे। मैं ऑफिस पहुंचा। मेरे अंदर घबराहट और कौतूहल दोनों था। मैं रिपोर्ट लिखने बैठा और सब कुछ जैसे कि तैसे जो देखा था वैसे ही लिख दिया। फिर वहीं पर सो गया। कई रात से सोया जो नहीं था। करीब 11 बजे संपादक ने मुझे जगाया। वे टेबल पर रखी मेरी रिपोर्ट पढ़ चुके थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लिखा है तुमने। अगले दिन जब बैजू की फांसी की रिपोर्ट छपी तो देश विदेश में सनसनी मच गई। उसके बाद मैंने अनगिनत घटनाएं कवर की, लेकिन दिमाग में हमेशा बैजू ही रहा। आज भी जहां जाता हूं बैजू की बातें होती हैं। लोग मुझसे बैजू और उसके उस दिन की घटना के बारे में पूछते हैं। पत्रकार के नाते उसकी रिपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी अमानत है, लेकिन तकलीफ भी कम नहीं है। मुझे मलाल है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सका, उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका।